हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी बिस्ट। आज हम लोग सिविक्स के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये बेसिकली चैप्टर आपके डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया है और डेमोक्रेसी के हर एक पहलू को आपको बताई जाएगी। जैसा कि जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे देश को एक गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या गवर्नेंस प्रोवाइड कराती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत इस वीडियो में जानकारी लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 1 तो एलिमिनेटेड है, बट थोड़ी बहुत उसकी जानकारी लेनी आपको ज़रूरी है। या तो आप उस चैप्टर को खुद से पढ़े, ठीक है, हम अभी उसको शॉर्ट समरी करके समझा सकते हैं, फिर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी। सिलेबस में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ेंगे, आप उस चीज़ को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं आपको उसके बारे में मेरिट या डिमेरिट पता नहीं चलेगी, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले चैप्टर में बेसिकली क्या है कि आपको 4 फेजेज में पढ़ने हैं, ठीक है। पहला फेज जो है आपको 2 स्टोरीज पढ़नी है। पहली स्टोरी जो होगी वो चिली की होगी, दूसरी स्टोरी पोलैंड की है। चिली में जो क्या था कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, जहाँ पे प्रेसिडेंट थे साल्वाडोर अलेंडे। फिर क्या होता है कि 1973 में मिलिट्री कूप के द्वारा साल्वाडोर अलेंडे को मार दिया जाता है और वहाँ पे जो आपके एक तरह का लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको रिप्लेस करके मिलिट्री गवर्नमेंट्स को लागू कर दिया गया। उसके कुछ बहुत सालों तक मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी चिली पे उन्होंने शासन किया। फिर क्या होता है कि रेफरेंडम के थ्रू लोगों ने फिर मिलिट्री शासन को हटा दिया और फिर वहाँ से एक चुनी हुई गवर्नमेंट आ गई। ये कहानी हुई। दूसरी आप पोलैंड की कहानी देखेंगे तो पोलैंड में जो था कम्युनिस्ट थे और वहाँ पे सिंगल पार्टी एजेंडा थी, जिससे कि क्या होता है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि वो अपने अनुसार गवर्नमेंट को चूज करें या अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी की परिभाषा जो है आपको चैप्टर नंबर 1 से ही आने वाली है, ठीक है। फिर क्या होता है कि पोलैंड में आप देखेंगे कि बहुत सारे विरोध होते हैं लोगों के द्वारा और वहाँ पे क्या होती है, सिंगल पार्टी एजेंडा खत्म होता है और वहाँ पे एक नई पार्टी सिस्टम होती है जहाँ से लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू करते हैं। तो इस दोनों टॉपिक से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर्स, ठीक है। सिंपल एजेंडा फर्स्ट एंड ऑल बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन पीपल्स अलाउ टू चूज देयर रूलर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहाँ पे भी अवेलेबल होगा हम बोल सकते हैं वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो जो लीडर जो होंगे बेसिकली जो पीपल्स के द्वारा चूज किए जाते हैं उनको यह अधिकार होता है कि वो देश के रूल्स रेगुलेशन को बना सके और वहाँ की जनता पे रूल्स कर सके। दूसरा होता है कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होते हैं यहाँ पे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच करने का मतलब ये होता है लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि हमें सरकार की कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हमको अच्छी नहीं लगी तो हम उस पॉलिसी के खिलाफ बोल सकते हैं या हम शिकायत कर सकते हैं कि गवर्नमेंट, ठीक है, कि इनकी ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो ये होता है एक आपका ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसी टॉपिक्स में रिलेटेड आपका अगला जो टॉपिक्स होता है वो होता है आपका एक्सपेंशन, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसे एक्सपेंड की। जैसे आप देखेंगे आपके बुक में दिया होगा पेज नंबर 8 पे, ठीक है, एक मैप दिया होगा वर्ल्ड का, 3 मैप दिए गए होंगे। एक जो गवर्नमेंट आपका फॉर्मेशन होगा 1900 टू 1950, ये जो आपका समय है, ये जो आपकी पीरियड है 1900 टू 1950 के बीच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी हुए थे, ठीक है। बहुत सारी जो कॉलोनियल कंट्री जो थी उन्होंने अपने आप को फ्रीडम घोषित कर लिया था, यानी कि डेमोक्रेटिक जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती है। आप दूसरा देखेंगे मैप 1.2 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंक कर रही है, यानी जो एरिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो रहे हैं।
क्योंकि नई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई हुई थी, जिसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू किया और उसको नॉन गवर्नमेंट या बोल सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज करना शुरू किया था। बेसिकली ये जो हुआ था आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इसमें आपका पोलैंड आप देख सकते हैं, चिली, पुर्तगालीज, ठीक है, ब्राज़ील, ये सारे के सारे नाम आपको आएंगे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो थी पहले आपकी आज़ाद थी यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बाद में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई है, ठीक है। ये आपका 75 तक की बात हुआ। फिर 7500 से 200 के बीच में आप देखेंगे फिर ये धीरे 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 ग्रोथ होना शुरू होता है। आज हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्री जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसका बिगनिंग जो था, बिगनिंग में आप देख सकते हैं कि आपका एंड ऑफ कोलोनाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक में चेंज हो रहे हैं और फाइनली आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो रही है। तो ये जो आपका शॉर्ट समरी था वो था आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, बेसिकली जो थे आपके कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये जो आपका चैप्टर है इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में जो भी बातें हैं एक हम डीप थॉट के द्वारा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको पढ़ने क्या है इसमें, डेमोक्रेटिक के डिफिनेशंस, ठीक है, फैक्ट्स जो भी होंगे। दूसरा आपका आप मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्टोरी जो आप कहीं कहीं पे आप देखेंगे प्रीवियस चैप्टर्स के थ्रू जो बताए गए हैं, एक दो जगह आपको फिर मिलेंगे, ठीक है। डिफिनेशंस होंगे, एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री कि वहाँ पे किस प्रकार के आपके गवर्नमेंट है, ठीक है, और किस प्रकार की गवर्नमेंट वहाँ पे रन कर रही है, ठीक है। और कुछ कार्टून्स जो हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कार्टून्स पिक्चर्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बातों को आप देख सकते हैं कि चैट के माध्यम से बेसिकली दो लोगों के बीच में चैटिंग की बात हो रही है वहाँ पे, उसके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ आपको एक्चुअली में पता चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डेमोक्रेसी हुई क्या या ये डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी जो है आपका ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड कार्टोस, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड कैराटोस का मतलब होता है पावर और रूलर, यानी कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर द इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में भी यही है, बहुत सारे जगहों पे आपका डिफिनेशंस भले अलग अलग हो सकता है बट आपका एक कॉमन डिफिनेशन यही होता है कि डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम्पल दिया गया है म्यांमार के बारे में, ठीक है। यह हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो म्यांमार में आप देख सकते हैं बेसिकली वहाँ के जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको हटा के वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि मिलिट्री शासन लागू की गई थी और बहुत सारे जो पीपल्स थे या आप बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी या बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, उनको जेल में डाल दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इन चिली, ठीक है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू याद रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है साल्वाडोर के बाद चिली की गवर्नमेंट क्या है। तो साल्वाडोर के बाद उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के मिलिट्री हेड थे पिनोचेट, उन्होंने क्या किया, पूरे देश के ऊपर मिलिट्री शासन लागू कर दिया। जितने भी साल्वाडोर के पार्टी के मेंबर थे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो यहाँ पे हम दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो उसको लोगों ने नहीं चूज किया, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है। बदकिस्मत है कि हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, फिर भी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत में आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी, फिर वहाँ पे आप देखेंगे बहुत बार मिलिट्री शासन लागू होता है। तो क्या ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डेमोक्रेसी की पहली परिभाषा ये होती है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों ने अपने लीडर को चूज किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रॉम अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस पूरे फॉर्म के बीच में आप देखेंगे दो तीन वर्ड आपको अच्छे से दिखाई देंगे। आपको दिखाई देंगे हु आर द रूलर्स। ये रूलर्स कौन होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन? हु आर द पीपल हु इलेक्ट द लीडर या रूलर एंड द व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हु आर द रूलर्स। ये रूलर्स कौन है, ठीक है। तो रूलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पीपल्स या पॉलिटिकल लीडर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म के द्वारा लोगों के द्वारा चूज होते हैं और वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं लोगों के बिहाफ पे, जिसके अकॉर्डिंग से पूरे देश में गवर्नमेंट को रन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करेंगे, हमारे यहाँ के एमपी एमएलए की हम बात करेंगे, ठीक है। ये एमपी एमएलए जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या उनको ऐसे ही पोस्ट मिल जाती है? नहीं मिलती है। उनको क्या होता है कि हमारे देश की जनता जो है उनको चूज करती है और उनको अथॉरिटी ये देती है कि वो हमारे ऊपर क्या करें, गवर्न कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश को चला सकते हैं या गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है हु आर द पीपल। ये पीपल्स कौन होते हैं, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट के में पूरे देश में बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या सारे लोग मिलकर करते हैं ऐसा? नहीं। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको कानूनी रूप से ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अब देश में वोट दे सकते हैं या वो वोटर हैं। जैसे कि हमारे देश में बात करते हैं तो 18 साल से ऊपर जितने भी एडल्ट हैं, मेन और वुमेन, उनके पास अथॉरिटी है कि वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर को चूज कर सकते हैं। तो वैसे पीपल ही यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। ये इलेक्शन जो होते हैं वो क्या किस काइंड के होंगे? तो बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबको बराबर का मौका मिलता है इलेक्शंस में लड़ने की, कैंपेनिंग करने की, तब वो जीत के जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हमने पोलैंड की बात की। पोलैंड के कंडीशन में क्या था ना कि एक ही पार्टी थी, तो यहाँ पे जो भी इलेक्शन होंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी के एक ही मेंबर जो है चुनाव लड़ेंगे और वो इजीली बात है वो जीत जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सबको बराबर का मौका मिला चुनाव लड़ने का? तो नहीं मिला। तो इसी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो हम बात करेंगे, रूलर, काइंड ऑफ इलेक्शंस और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, अब्राहम लिंकन जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन जो थे यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1861 टू 1865। उस समय इन्होंने क्या किया था कि जो सिविल वॉर अमेरिका में हुए थे और पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, उनको इन्होंने ख़त्म किया था और ग्रेटेस्ट मोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल्स वहाँ पे उनको माना गया था। तो इन्होंने क्या किया था कि डेमोक्रेसी की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी, जिसको पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में आज भी बेस्ट डिफिनेशंस के रूप में माना जाता है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया था, 3 वर्ड की बात की थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो बेसिकली हम यहां पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी पीपल के द्वारा, ठीक है, या पीपल, ठीक है, बाय द पीपल, पीपल्स के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए। यानी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, पीपल्स के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट जो पीपल्स के लिए ही है, ऐसी गवर्नमेंट जो कहलाती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक सिंपल सा शॉर्ट डिफिनेशन हो सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो हम आज भी देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती। तो हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की हम जैसे बात करेंगे 2-3 कंट्रीज के कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे कि हम म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे क्या था, आर्मी रूल्स है। तो आर्मी रूल्स जैसे होने के मतलब ये हुआ कि लोगों ने उसको अपने लिए नहीं चूज किया। दूसरी बात हम पियोनचोट की बात करेंगे, ठीक है, द डिक्टेटर लाइक अ पियोनचेट, वो भी आपकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों ने उसको नहीं चूज किया था। किंग्स ऑफ नेपाल, यानी कि आप देख सकते हैं मोनार्ची की बात करेंगे, तो क्या मोनार्ची में राजा जो होता है पीपल्स के द्वारा चूज होता है? नहीं होता है। दे आर द हेरिटेज, ठीक है, हेरिटरी जो होते हैं, वंशानुगत, एक राजा होगा उसका पुत्र जो होगा वो भी राजा बनेगा। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये भी आपका हेरिडिटी ही चलता है, आपके पीपल्स के द्वारा चूज नहीं होते हैं। सऊदी अरेबिया आपकी मोनार्ची आती है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देंगे, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटर्स, उसके अलावा आप देख सकते हैं मोनार्ची, ठीक है, भूटान, ये भी आपका मोनार्ची का ही एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ से सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट द एडिक्वेट. It remains us that democracy is the people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold an election is a democracy. यानी कहने का मतलब अगर हम ये कहते हैं कि पीपल्स के द्वारा चूज की गई गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक है तो किसी भी आपके इलेक्शंस के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जो होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। बट यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं। अंतर क्या होता है ना कि जैसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्शंस और लीडर चूज करने की बात नहीं आती है, वहाँ पे बात आती है कि जो आपके फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्या होंगे, रूलर को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वोट देने का अधिकार इक्वल है या नहीं है, बाकी दूसरे ओपोनेंट को मौका मिल रहा है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ठीक है, वांट टू बी अ डेमोक्रेसी, ठीक है। बट कह सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली कि सिर्फ इलेक्शन होना और लीडर को चूज करना ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो और लोगों के पास अपने लीडर को चूज करने के ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पोलैंड की अगर हम बात करेंगे तो पोलैंड में इलेक्शन होते थे, एक पार्टी उसमें उम्मीदवार होती थी, वो जीत जाती थी। अभी के कंडीशन में हम चाइना की बात करेंगे, चाइना में भी एक ही पार्टी सिस्टम होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे एक पार्टी सिस्टम है तो लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, वो अपना लीडर चूज करें या हटाएं, वो आपका लीडर नहीं बदलता है। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन तो होते हैं बट बोल सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपको 2 चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में आपका इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो।
ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम इसके मेरिट और डिमेरिट को देखेंगे, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पढ़ेंगे एंड फर्दर अदर्स आपके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड योर स्टडीज। थैंक यू।